Today we are going to discuss the question answer of chapter first in Hindi. Okay, it is the part 2 video of this chapter. Now we are going to discuss. पहला प्रश्न है, जैसा कि आपने कविता पढ़ी थी, अभी ना हुआ मेरे जीवन का अंत, जिसके सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के बारे में आपने पढ़ा था, उनकी कविता को जाना था। तो इसी प्रकार से कवि ने पूछा है, पहले प्रश्न में कवि के बारे में पूछा गया है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए कि आपको प्रश्नों के उत्तर जब देना, एक तो कविता का अर्थ आपने जाना, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपनी भाषा में भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने अगर कविता को अच्छे तरीके से उसके अर्थ को जान लिया है तो इसके बाद में कोई ज़रूरी नहीं है सटीक अपनी भाषा को भी आप विकसित करिए, आपने विचार इसमें लिखिए। हम एक बार इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में आप अपने शब्दों में अपने अनुसार इन प्रश्नों के उत्तरों को याद करने का प्रयास करें। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्यों है? क्यों कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है क्योंकि कवि के जीवन में एक नई उमंग, वसंत रूपी उत्साह का संचार जो है अभी उनके जीवन में हुआ है, और इस उमंग उत्साह के द्वारा ही वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। कैसी सफलता? अपनी यही सफलता, अपने यही विचार, अपने यही प्रयास वो नई युवा पीढ़ी, निराश लोगों और आलसी लोगों में भर देना चाहते हैं, उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं वे संदेश। तो इसीलिए कहा है कि उनका जो जीवन है वो अनंत है, उनके जीवन में बहुत से कार्य है करने के लिए, तो उसका अंत अभी नहीं होगा। अंत तो उसका होता है जिसके पास कोई काम नहीं हो, जिसके जीवन में कुछ बचा नहीं हो, कुछ करने को शेष नहीं रहा हो, तो ऐसे जीवित व्यक्ति का अंत हो जाता है। लेकिन जो दूसरों के लिए कार्य करता है, स्वयं भी कार्य करता है, उसी पथ पे अग्रसर होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसका जीवन जो है, उसके जीवन का अंत कभी नहीं होता। अपनी भाषा आप बनाइए और अपनी भाषा में उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? कवि ने कौन कौन से अनंत तक विकसित करने के लिए कि फूल जो है, फूलों को सींचना, अमृत रूपी जल से सींचने के लिए कवि ने प्रयास किया। पंक्ति में बताई गई थी, अमृत रूपी जल से सींचने का प्रयास कवि ने किया है फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए। प्रश्न तीसरा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? जो कवि पुष्प सोए हुए हैं, तंद्रा का अर्थ यहाँ है आलस में, नींद और आलस, उनका जो नींद में जो डूबे हुए हैं, नींद से अलसाए हुए हैं, नींद में है, नींद का आलस उनमें छाया हुआ है, तो उसको दूर हटाने के लिए कवि करना चाहते हैं कि अपनी जो स्वप्न भरे हाथ हैं उन कलियों के ऊपर बड़े ही कोमलता से फेरना चाहते हैं, ताकि प्रातःकाल तक वे पुष्प खिल उठे, ताकि सुबह का सवेरा जब वे देखें तो वे खिल उठे। तो अपने स्वप्न भरे उन पुष्पों की कलियों पर मुलायम उनके कोमल शरीर पर हाथ फेरना चाहते हैं,
ताकि उनकी तंद्रा और आलस्य दूर हो सके सुबह तक। वसंत को आगे है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा करिए। देखिए इसमें सभी को आप अपनी मन की बातें लिखिए। आपको मालूम है, अपनी भाषा का प्रयोग करिए जितना आपका ज्ञान है, कि आप सभी को मालूम है वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। हमारे यहाँ जितनी भी ऋतुएं होती है, उन ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु वसंत को माना गया है, क्योंकि वसंत ऋतु हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। नव वर्ष का आरंभ हमारे भारतवर्ष में वसंत ऋतु में ही होता है, और नई खेती, नई जो फसल लहराती है, वसंत ऋतु का जो पेड़ों पे नए पत्ते, सरसों के फूलों का खिलना और पेड़ पौधों पे नई फूलों का, कलियों का आना वसंत ऋतु में ही होता है, और इन फूलों के ऊपर भंवरे मंडराते हैं। प्रकृति का अद्भुत जो नज़ारा है, दृश्य है, वह वसंत ऋतु में ही दिखाई देता है। इस ऋतु में ना तो अधिक सर्दी होती है, ना गर्मी होती है। मौसम बहुत ही सुहावना होता है, मानो पूरी धरती ऐसी लगती है हरी भरी कि दुल्हन की तरह पूरी धरती सजी हुई हो। इसीलिए वसंत को ऋतु राज कहा गया है, मौसमों का राजा। ऋतुराज मौसमों का राजा। तो और भी वसंत ऋतु के बारे में आप जो भी अपने विचार बताना चाहे, आप लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। दूसरा है, वसंत ऋतु के आने वाले त्यौहार, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। आप सभी को मालूम है, वसंत ऋतु जो फाल्गुन मंथ का फाल्गुन मंथ का जो प्रारंभ होता है, उसमें सबसे पहले जो हमारे त्यौहार मनाया जाता है, अधिकतर बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है होली। तो होली त्यौहार पर आप अपना एक निबंध लिख सकते हैं। आप सभी को मालूम है, होली फाल्गुन मंथ की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है आपको भी मालूम है। होली का जो भक्त प्रहलाद की जो बुआ थी, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोदी में लेकर के उसे अग्नि में बैठ जाती हैं, और लेकिन अग्नि ने प्रहलाद का कुछ भी नहीं किया और वे स्वयं जल गई। तो इस प्रकार उन अच्छाई जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जो त्यौहार है, ये होलिका दहन के प्रतीक में, होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, और उसके अगले दिन जो है धुलंडी खेली जाती है। एक दूसरे पे गुलाल लगा करके, रंग लगा करके लोग अपने हर्षोल्लास, अपनी खुशी का इजहार करते हैं और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो होली विषय पर, होली निबंध के बारे में आप जितना आप हो सके आप देखिए, लिखिए अपने इसमें, आपको जानकारी दे दी गई है। अगला है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। हमारे जीवन में ऋतु परिवर्तन, मौसम जो है, मौसम बदलते रहते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मौसमों के बदलने से हमारे जीवन में बहुत सा प्रभाव पड़ता है। जैसे वसंत ऋतु के आने पर हमारे जीवन में एक नए उत्साह का, हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली होती है, आँखों में चमक आती है, मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। जहाँ गर्मी का जो प्रभाव होता है, गर्मी भी अपनी तरफ एक तरीके से ठीक है, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जो है बहुत ही ज़्यादा उनको पानी चाहिए होता है, और हम गर्मियों में बाहर सीधे धूप में निकलना पसंद नहीं करते हैं।
ज़्यादा हरियाली हमें देखने को नहीं मिलता है, कई जगह सूखा अकाल की स्थिति पड़ी रहती है। तो इस प्रकार से जीवन जो है, जहाँ अकालग्रस्त सूखा इलाका है वहाँ पर जीवन बड़ा ही कठिन हो जाता है। इस प्रकार से सर्दियों का जहाँ मौसम है, अलग अलग तरह की ठंड है, जहाँ सामान्य ठंड है वहाँ जनजीवन थोड़ा सा अच्छा चलता है, जहाँ अधिक ठंड है वहाँ जनजीवन में लोगों को क्या चाहिए, लोग ठंड से ठिठुरते हैं। लोग ज़्यादातर गर्म पानी काम में लेते हैं। और देखिए, जो पेड़ पौधे भी होते हैं ठंड के मारे कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं ठंड के मारे भी। तो इस प्रकार से कई अनेक प्रकार के हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। हम कहीं पर आना जाना बहुत ही कम करते हैं गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ा सा और बढ़ जाता है। लेकिन जब बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु में और अधिक आना जाना होता है और कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। मौसम हमारा जो शरीर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह होता है। इसी प्रकार से जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में अपने आप में जहाँ पे सुहावना मौसम भी लेकर के आती है, कई बाढ़ की स्थिति भी उससे बन जाती है। तो जनजीवन का प्रतिकूल जो किसी सही प्रभाव भी पड़ता है और विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। इस प्रकार से हमारे ये जो प्रश्न उत्तर है इस पाठ के पूरे होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। इस चैप्टर को आप रीड करिए, लर्न करिए, क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ी प्रकार से अपनी भाषा में उत्तर दिए और अपने उत्तर पूर्ण करिए। तब तक हैव अ नाइस डे।